कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो हैं वही आबंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें हमने उन कब सबसे शुरुआत कब हुई थी? 1916 किसने? कौशल और लुईस ने। लोन पेयर की बात की या नहीं बात की? आपको फंडामेंटल एक ही चीज़ मैंने कहा था कि जिसको आप रट लो, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है VACPR की। जब बात करते हैं लोन पेयर इंटरेक्शन किससे बड़ा है? अब याद हो गया आपको? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो पहले नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले ये नहीं मालूम था कि पूरे अणु पे लोन पेयर ले रहे हैं या केंद्रीय परमाणु पे है। और चूंकि सिल्विक पॉवेल ने कहा कि नहीं, केंद्रीय परमाणु पे जो जिसका जो लोन पेयर होता है वो उसी पे आधारित रहेगा, और जब हम एकाकी युग्म की बात करते हैं तो वो जगह ज़्यादा घेरेगा। तो ज्यामिति में जहाँ जहाँ परिवर्तन आ रहा है एकाकी युग्म की वजह से, वहाँ वहाँ एंगल्स में जो फ़र्क है उसको वो समझा पाए। तो ये पहले वाले से फ़र्क था। दूसरी बात क्या थी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी हम प्रतिकर्षण बल की बात कर रहे हैं, जो ये है कि अगर लोन पेयर दो लोन पेयर होंगे, दो एकाकी युग्म हैं केंद्रीय परमाणु पे किसी भी अणु में, तो उनमें सबसे अधिक प्रतिकर्षण बल होगा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा और सबसे कम बॉन्ड पेयर। और इसी वजह से जब हम Cl क्या है बताओ? ClF3 टेट्राफ्लोराइड क्लोराइड की जब हम बात करते हैं, ClF3 का बताया था ना आपको मैंने, क्या बताया था स्ट्रक्चर? जो ऐसे है, टी शेप बताया था। और ये भी कहा था इसको आप विभिन्न प्रकार के ज्यामिति चेक करिएगा जहां हम लोन पेयर की पोजीशंस अलग अलग कर दें। यहाँ कहाँ है लोन पेयर? मैं रिवाइज कर रही हूँ फटाफट ताकि हम मेन पे आए। टी शेप के अंदर सबसे मिनिमम प्रतिकर्षण बल है बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, लोन पेयर का। जो सीक्वेंस है उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए वहाँ पे टी शेप होती है। तो ये जो मैं आपको स्लाइड में समझाना चाह रही हूँ, जहाँ जहाँ मैंने एंगल बताए हैं या कोई परिवर्तन बताया है लोन पेयर की वजह से, उनको सिर्फ पिक्टोरियल डायग्राम मान के मत छोड़िए, उसको आप समझने की कोशिश करिए। और ये उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आपका फिर ये जितना मैं मेहनत करके लेके आ रही हूँ आपको सारी जगहों से कंसाइज करके, आपकी किताब का भी बाहर का भी समझाने की दृष्टि से, वो अगर आप ये सोचेंगे खाली पिक्चर्स हैं निकलते जाओ देखते जाओ, तो फिर व्यर्थ है क्लास। इसको रिवाइज करिए। इनमें इतने क्वेश्चंस आते हैं बॉन्डिंग पे, इतने क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हम कर चुके हैं मैं इसको बढ़ा देती हूँ आगे। हमने काफ़ी कुछ बात कर ली थी इलेक्ट्रॉन युग्म रहित, एकाकी युग्म रहित और एकाकी युग्म सहित, बहुत सारे स्ट्रक्चर कर लिए थे और ये भी हमने कर लिया था। इसके भी आगे चलिए, CCl4 पे शायद हम आ गए थे, आगे चलिएगा और चलिए, ये जेनन का कर लिया था, SF6 का भी कर लिया था, ये भी कर लिया, यहाँ आ गए थे हम, इससे पहले वाला लो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे उस दिन CH3Cl कहाँ से बना। हमारे पास क्या था CH4, ठीक है, उसमें क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना में कितनी बॉन्डिंग होती है? 109 ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये डायग्राम मेरे पास यदि नहीं है, यहाँ मैंने क्या किया, CH3H, एक H को मैंने क्लोराइड से रिप्लेस कर दिया, यही है। लेकिन क्लोराइड से रिप्लेस करने के साथ ही क्या हुआ, अब मेरा जो परमाणु है वो एक सा नहीं है। बेटा लिखो मत, समझ लो, सब चीज़ हमारी पुस्तकों में दिया हुआ है, सिर्फ समझ लो। अभी तक मेरे पास केंद्र में कार्बन, चारों तरफ में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यही है CH4। मैंने इसको फैला के बता दिया है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो टेट्राहेड्रल होगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा चतुष्फलकीय ऐसा है, अगर मैं इसको भी ऐसे लंबा मान लूँ तो। ठीक है, एक को मैंने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, CH3Cl। इसके साथ ही एंगल में परिवर्तन आया, या कहना चाहिए इसकी ज्यामिति में परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता की डिफरेंस है, भिन्नता है, वो अब बदल गई। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1, कार्बन की
हु सेड 3? 2.5 कितनी बार हटाया? 3 सिर्फ 2 ही की होती है और क्लोरीन की। गुड। 4 फ्लोरीन, 3.5 ऑक्सीजन और 3 में नाइट्रोजन और क्लोरीन। उसके बाद आपके नीचे और शुरू हो जाएंगे। इनको रट लो, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, बीच बीच में पूछती रहूंगी आप लोगों से। तो यहाँ अब मेरे पास क्या आ गया? 3, 2.1 और 2.5। तो इन दोनों को जो हम मानते हैं तो ये करीब करीब हमारा एक ही स्केल होता है। स्केल यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है, वो 2 स्केल पे हम मान लेते हैं। भिन्नता थोड़ी है इसलिए। तो जहाँ इनमें भिन्नता कम हुई तो इसका मतलब हमारी सारी बॉन्डिंग के एक से स्ट्रेचिंग है। लेकिन जैसे ही ये आया अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किधर जाएगा? क्लोरीन की तरफ। तो जब मेरे पास कोई ऊपर वाला परमाणु, ऊपर मतलब एक बॉन्ड वाला परमाणु उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या चीज़ खींचेगी? ये भी खींचेंगे। जब ये भी खींचेंगे तो क्या होगा? 109 से एंगल बढ़ जाएगा। है चतुष्फलकीय, लेकिन अब मेरे पास एंगल क्या हो गया? 110। तो एक परमाणु के बदलते ही हमारे पास खिंचाव, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस बदल गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन का पोल एक साइड में चला गया, दिशा, इसका मतलब उसमें एंगल चेंज हो गया। तो ये इस तरह के बहुत सारे आंसर्स हैं क्वेश्चंस के जो आपके इन्हीं पे आधारित हैं कि बॉन्ड कोण का क्यों बदल जाना, बॉन्ड एनर्जी क्यों बदल जाना, बॉन्ड लेंथ क्यों बदल जाना, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बॉन्ड लेंथ, लंबाई किसके बराबर है? बॉन्ड लेंथ घटेगी या बढ़ेगी किसके साथ? ऊर्जा। जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऊर्जा होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतनी लंबाई कम होगी, खींचेगा नहीं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड रहेंगे। और इसका उदाहरण सीधा सीधा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, घट गई, ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है, किसके मुकाबले? डबल और सिंगल के मुकाबले। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट दिमाग में रखो, क्योंकि बहुत सारे अणुओं के साथ में जब इनकी संरचना हम देखते हैं उनमें कोण, ऊर्जा, ये सारी चीज़ कोरिलेटेड होती है, जो कि VSEPR थ्योरी ने रिपल्शन के प्रतिकर्षण बल के आधार पर समझाने की कोशिश की। ठीक है, ये एक उदाहरण मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको समझ में आ सके। इसके साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस कोरिलेटेड हैं। समय समय पे जैसे मौका लेगा मैं आपसे बात करती रहूँगी। आगे लीजिए। अब इसकी जो कमियां हैं उस पर अपन गौर करते हैं। इसमें आबंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की कोई बात नहीं की। जो हम आज के लेवल पे यदि पढ़ते हैं तो हमने जब बॉन्ड हार्बर साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आती है, डिसोसिएशन ऊर्जा की बात आती है। पर उस समय पे जब VSEPR मॉडल स्थापित हुआ था तब ये चीज़ साइलेंट थी। फिर बहुपरमाणुक अणुओं की आकृतियों की विभिन्नता पे, आकृति विभिन्न क्यों है, इसको वो समझाने में असफल रहा। आगे चलिएगा। इन सब को दूर करने के लिए हमारे पास कौन सी 2 थ्योरी आई? VBT और MOT, जो हम अभी बात कर रहे थे ना, सीधे ही लुईस के बाद में जंप कर गए थे VBT पे। VBT अब आया है। तो VBT किसका मॉडिफिकेशन है? VSEPR मॉडल का, है ना। VSEPR मॉडल में जो कमियां रही उसको VBT ने किया, VBT में जो कमियां रही MOT ने किया, MOT की कमियां को लिगेंड फील्ड थ्योरी ने किया, वो आपकी अगली क्लासेस में CFT ने किया, CFT को लिगेंड फील्ड थ्योरी ने। उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपकी क्लास तक रहते हैं अभी। तो ये किस पे आधारित था? क्वांटम मैकेनिक्स पे। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत। अब तक क्या चीज़ निश्चित हो चुकी थी कि कोई भी रेडिएशन का, या कहना चाहिए किसी भी पार्टिकल का, मैटर के साथ साथ वेव नेचर भी है, यानी ड्वेल नेचर। और ड्वेल नेचर के आधार पे बहुत सारे आपके फंडामेंटल्स हैं, है ना। चलिए आगे चलिएगा, VBT की बात करते हैं। इनका जो फोकस है VBT का, मैंने सिर्फ पिन पॉइंटेड रखा है। एक तो कक्षकों का, परमाणु कक्षक, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी तक हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए विन्यास की बात की थी, पर जितने भी हमने स्ट्रक्चर देखे वहाँ उन्होंने कोण समझाने की कोशिश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उन्होंने आधार नहीं बनाया। फिर कहीं भी ओवरलैपिंग की बात नहीं की। ऊर्जा की बात की कि बॉन्डिंग अधिक है, कम है, एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अतिव्यापन ज़्यादा है इसलिए या नहीं है इसलिए, या बॉन्डिंग का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैंने बात की है यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्डिंग की, तो कहीं भी ये नहीं बताया कि सिग्मा बॉन्ड है, और जहाँ मैंने डबल बॉन्ड की बात की वहाँ कहीं ये नहीं बताया कि ये पाई बॉन्ड है। तो और ये कब संभव था? जब ऑर्बिटल्स कक्षों की किस तरह से अतिव्यापन होता है, तो वहाँ कोई समझाइश नहीं थी अब तक के लिए। फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं। अब छोटा सा बात है हमारे पास, अगर मैं यहाँ इनके बॉन्डिंग की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन का, क्योंकि उस समय तक बात नहीं हुई थी पर अब मुझे मालूम है, हाइड्रोजन का अतिव्यापन या हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किस में है? 1s1। स्ट्रक्चर शेप क्या है इसका? राउंड, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल शेप है। और क्लोरीन कार्बन के केस में मेरे कहाँ इलेक्ट्रॉन है? 1s2, 2s2, 2, यानी इसको मैं एक्सपेंड करूं तो ये है और इसको एक्सपेंड करूं तो ये है। एस ये हो गए, पी ये हो गए। क्लियर है? अब अतिव्यापन किसमें? इसके साथ तो इससे संभव है। एस का कार्बन के एस का हाइड्रोजन के एस के साथ तो बहुत बढ़िया है भाई, ये गोला गोला है, एक से है, एक से होकर लाइक डिजोल्व लाइक वाली बात हो गई और बहुत अच्छे से अतिव्यापन हो गया। पर जब मैं पी की बात करती हूँ, और पी में भी मेरे पास कौन कौन से हैं? 3 है। एक्स वाला है, वाई वाला है और जेड वाला है। अब मैं स्फेरिकल की बात करूं तो तीनों में अलग तरह से, हालांकि तीनों एक दूसरे के 90 के कोण पे, तीनों के 90 के कोण पे हैं, तो अतिव्यापन हर तरह से अलग होगा, है ना। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अगर गौर करती हूँ तो ये वाले लोब में इलेक्ट्रॉन का एक तरफ ज़्यादा है तो दूसरी तरफ कम है। कैसे दर्शाते हैं इसको हम? प्लस और माइनस ही बताते हो, किताबों में यही दिया होता है। इसका क्या मतलब है? मैथमेटिकल प्लस और माइनस नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व एक तरफ अधिक होना और एक तरफ कम होना। क्यों? इलेक्ट्रॉन उसमें कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ इसमें अगर मैं मानती हूँ अधिक है तो इसमें फिर क्या प्रतिशतता रहेगी? अगर उसमें प्रतिशतता भिन्न होगी तो इसका मतलब मेरी रेगुलर ज्योमेट्री हो ही नहीं सकती, ज्यामिति मेरी रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि एक बॉन्ड तो बहुत बढ़िया गोला गोला मिल गया और दूसरे में तो पी के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ बात आई संकरण की, और संकरण का कंसेप्ट आगे भी अपन समझाएंगे। सीधा ऐसा अर्थ है जब ऊर्जा, और एक बड़ी बात, शेप के अलावा ऊर्जा में अंतर, एस ऑर्बिटल 1s, फिर 2s और 2s के बराबर में फिर p। तो इस s में, हाइड्रोजन के 1s में और इसके 2s और इस 2s और p में, इनमें तो ऊर्जा में ही परिवर्तन है, और हम जानते हैं जब ऊर्जा में परिवर्तन हो तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उतनी ऊर्जा कहाँ से आएगी। तो सीधा सा संकरण में ये बताया गया कि जब विभिन्न ऊर्जाओं वाले, विभिन्न आकार वाले, खाली जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संभावना है, सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पहले मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद नए प्रोड्यूस होते हैं जो समान आकार और समान ऊर्जा वाले होते हैं, ताकि अतिव्यापन हर दृष्टि से मैक्सिमम हो सके। ठीक है, फिर वेरिएशन और सुपरपोजिशन, ये हम अगले विषय में बात करेंगे। चलिए आगे चलिए, एक सेकंड पहले वापस लो। हिस्टोरिकल यदि हम बात करें तो ये बात हम कर रहे हैं 1927 में, जब हाइटलर और लंदन ने और उसको बाद में पॉलिंग ने विकसित किया। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी आपसे ऑब्जेक्टिव चीज़ पूछते हैं तो फिर हम वही ब्लैंक नहीं हो जाएं। हालांकि आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है, पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। 1927 में 16 में कौशल ने किया, और हम बात कर रहे हैं 1927 की। हाइटलर और लंदन ने सबसे पहले प्रस्तुत किया, और कुछ उसमें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसको पॉलिंग ने बहुत बढ़िया ढंग से विकसित किया। पॉलिंग का फंडामेंटल रूल कौन सा है अपने पास, ये याद है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग के कुछ रूल्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कुछ हम रटते हैं रूल्स को, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये इसी आधार पे ये हमारी जितनी इन्होंने डिस्कस करके चीज़ें निकाली, तो पॉलिंग ने चूंकि ये चीज़ तब तक फंडामेंटली प्रोड्यूस कर दी थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याएं एक नहीं हो सकती। कहाँ जाके डिफर करेगी? स्पिन पे तो जाके फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 3 आपकी अगर एक सी है तो चौथी हमेशा डिफरेंट होगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से फर्क है। ठीक है, कुछ कह रहे बेटा? तो पॉलिंग ने इसको विकसित किया, तो हाइटलर लंदन ने प्रोड्यूस किया 1927 में, और पॉलिंग ने उसको विकसित किया। आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हाइटलर और लंदन का अगर नाम नहीं है, पॉलिंग का है, तो ऑप्शन 4 जो ऑप्शन आपका पॉलिंग का वो सही होगा। पॉलिंग का यदि नाम नहीं है तो दैट मीन्स जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसने हाइटलर और लंदन को बेस बनाते भी लिया है,
क्योंकि जब से शुरुआत हुई उसको हम मानते हैं कि वीबीटी के लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल है। दोनों में तो दोनों आंसर है, और कोई भी आपके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ये नहीं आएंगे, इनका कंबाइंड नाम आएगा। नेक्स्ट लीजिएगा, या 2 में से एक आएंगे। चलिए यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है, और ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैंने 2 परमाणुओं की बात की है। यहाँ मैंने सबसे सिंपल उदाहरण लिया है। सबसे सिंपल उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो इससे सिंपल कोई हो नहीं सकता, हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे में अलग तो निकाल नहीं सकती, तो मैं परमाणु की बात करूँगी। तो जब परमाणु की बात करूँगी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यानी हाइड्रोजन की बात होगी। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन, और एक परमाणु का दूसरे परमाणु के नाभि से इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, और वैसे वर्सा, तो तभी जाके आबंध की हम बात कर पाएंगे। तो ये मैंने पिछली बार आपको जो पैराबोलिक ग्राफ बताया था वो आपको ध्यान है, ये चीज़ हम यही बात करेंगे। आगे चलिएगा, ये पैराबोलिक ग्राफ आ गया जिसकी अपन बात कर रहे हैं। आपकी एक वो छड़ी है ना, हम लोग नॉर्मली पॉइंटर यूज करते हैं, तो इसलिए ये पैराबोलिक ग्राफ है। यहाँ 2 आपके, एक स्लाइड पहले ले लो, ये तो जो हाइड्रोजन है जिसको मैंने एक ए कर दिया, एक बी कर दिया, वर्चुअली दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, पर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से हमने इनको अलग अलग कलर से और अलग अलग नाम दे दिया। आगे चलिएगा, तो ये जब 2 अपने आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से पास आते हैं, तो एक निश्चित दूरी पे जहाँ से ऊर्जा का घटना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल का प्रतिकर्षण बल के ऊपर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। यहाँ 2 तरह के बल बताए हैं। नाभि से इलेक्ट्रॉन, एक ही नाभि का एक ही इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाभि से इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन, नाभि और इलेक्ट्रॉन, इसका समझ में आ गई? अट्रैक्शन की बात है। यहाँ दूसरी तरफ हम रिपल्शन की बात कर रहे हैं। तो जब ये दोनों बल एक दूसरे के समान हो जाएं तो स्थायी अवस्था होगी, और जब स्थायी अवस्था होगी तो आबंध बनेगा। इनमें से कोई भी बल एक दूसरे से, नेट आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अगर ऊपर या नीचे कहीं दूसरी तरह डिफर कर रहा है, इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो निश्चित तौर पे आबंध नहीं बन सकता। और वो कब संभव है? जब ऊर्जा आपकी मिनिमम पे होगी। वो जो दूरी कहलाएगी वो आपकी रेडियाई कहलाएगी। ठीक है, यानी अणु की लंबाई। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट बताया। एक स्थायी अणु आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर और आबंध ऊर्जा 435.8 किलो जूल्स। ठीक है, ये न्यूनतम ऊर्जा स्थिति हाइड्रोजन की बात की, H2 मॉलिक्यूल यानी H2 अणु की बात कर रहे हैं हम। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि H2 अणु में, स्थायी अणु में क्या लंबाई है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए 74 पिकोमीटर, और इसी तरह से ऊर्जा जब पूछते हैं तो 435.8 किलो जूल्स। यूनिट आपको ध्यान आना चाहिए। कई बार अर्ग्स में भी बता देते हैं, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो वीबीटी का कंसेप्ट है, वैलेंस बैंड थ्योरी, जहां हम बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, और इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन से युग्मित होते हैं, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया, उनको आप पढ़ लीजिए एक बार, और मैं मतलब पढ़ूंगी उससे तो बेहतर है खाली हाईलाइट वाले पॉइंट देख लेते हैं। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई, जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, उतनी अधिक इसकी बॉन्ड ऊर्जा होगी, और उतनी मिनिमम लंबाई होगी। ठीक है, अधिक अतिव्यापन 2 परमाणु के बीच प्रबल आबंध बताता है, वही जो मैं आपको कोरिलेट कर रही हूँ, जो हमने पहले देखा था, जो उन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में किया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अतिव्यापन की बात नहीं की थी, उन्होंने ऊर्जा और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उनकी बात की थी। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार 2 परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध का बनना सहसंयोजकता कक्ष के उपस्थित विपरीत चक्रण अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ऐसा भी है कि मैं यहाँ बताते समय दोनों परचक्रणों को ऐसा करूं, लेकिन जब वो हाइब्रिडाइज होंगे तो डेफिनेटली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा। क्यों लगेगा? वो तो ठीक है, पर क्यों लगेगा? वो बच्चे ठीक है तुम्हारी बात, वो तुम घुमा के बात कह रहे हो, पर क्यों लगेगा?
क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है वो इंडिविजुअल अपने अपने कक्षकों में नहीं, संयुक्त कक्षकों में है, जिनको हम हाइब्रिडाइज कक्षक कह रहे हैं, संकरण कक्षक कह रहे हैं, नए कक्षक हैं वो। और जब नए कक्षक में वापस इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, इंडिविजुअल परमाणुओं की। हालांकि ये बात वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मैं आपको एक स्टेप आगे बता रही हूँ। ये बात है एमओटी की। वीबीटी में उनको इंडिविजुअल अपने अपने परमाणु के ऊपर ही रखा कक्षकों को। अगर हाइड्रोजन का एक कक्षक है तो हाइड्रोजन ए का कक्षक उसके साथ है, हाइड्रोजन बी का कक्षक उसके साथ है। अति व्यापन हुआ है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के विपरीत प्रचक्रण में है। जबकि एमओटी क्या कहती है कि अणु बनने के बाद उस समय हाइब्रिडाइज तो हुआ सो हुआ, लेकिन कक्षक अब हमारे पास आणविक कक्षक हो गए। अब वो परमाणु कक्षक नहीं रहे, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं आगे नहीं जाके वापस वीबीटी पे बात करते हैं। तो वीबीटी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि जब तक कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पहली बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरी बात, क्वांटम कोई भी चौथी क्वांटम संख्या उनकी एक से नहीं होनी चाहिए, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगना चाहिए। और कब संभव है? जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जब नए सिरे से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो नए सिरे से इलेक्ट्रॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग होंगे। अब जब हम ये बात करते हैं तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। इन आबंधों की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ दिए हुए हैं, CH4NH3H2O जैसे बड़ी परमाणु अणुओं में आबंध बनने के साथ साथ अणु की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण है। वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ने किस बात को एम्फेसिस दिया था? लोन पेयर को। ये हमने बात की थी। लोन पेयर की प्रेजेंस, बॉन्ड पेयर की प्रेजेंस, उनकी वजह से उन्होंने एंगल्स में अलग अलग बताया। यहाँ किस बात का बताया? उन्होंने कहा कि डायरेक्शनल नेचर होते हैं। डायरेक्शनल नेचर आते ही ज्यामिति आपकी संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर बहुपरमाणुक अणुओं में आबंध विचरण तथा उनके दिशात्मक गुणों को परमाणु कक्षकों के संकरण अतिव्यापन की सहायता से स्पष्ट किया गया। जो मैंने आपसे भी एक कंसेप्ट कहा कि एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल, ये तो पॉसिबल है। s और p जब अतिव्यापन करेंगे तो क्या होगा? पाई नहीं बनेगा, सिग्मा। s और p बनेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने क्या बात कही थी? ये मेरा px है, किस तरफ डायरेक्टेड है? x एक्सिस पे, है ना। और अगर मेरे पास ये मान लीजिए मेरी मुट्ठी s ऑर्बिटल है, जब ये इसकी तरफ आएगी तो s ऑर्बिटल भी क्या है? ये तो स्फेयर है 360 में और x डायरेक्शन में आ सकती है। तो जब ये इसकी तरफ आएगी तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा? प्रोवाइडेड इस लोब में इलेक्ट्रॉन की संभावना अधिक हो। डायरेक्शनल हो गया। अब मैं अगर रिवर्स कर दूं, यहाँ कम है तो ये कितना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन हो? मिनिमम होगा ही नहीं। जो तीन तरह की है वो हम आगे बात करेंगे, पर जो डायरेक्शनल की बात थी वो मैं आपको समझाना चाह रही थी। इसी तरह से यदि मेरे पास दो पी होंगे, दोनों पी पे यहाँ संभावना इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक है, तो क्या होगा? दोनों सेम साइन के हैं, सेम फेज में। एक वर्ड आता है इंग्लिश का, कुछ पुस्तकों में दिया होगा, आप पढ़िएगा। फिजिक्स में भी जब हम बात करते हैं फेज, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज बात करते हो ना, सर ने बताया होगा। क्यों? क्योंकि मैं वेव नेचर की भी बात कर रही हूँ। तो जब दोनों आपके एक से तरह के हों, यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है तो बॉन्डिंग सबसे अधिक होगी। आउट ऑफ फेज में रिवर्स, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी शून्य तो अतिव्यापन शून्य। ठीक है। फिर दूसरी जो इन्होंने एक बात की, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। अब इसके पर अपन फोकस करते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। गुणों के आधार पे अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। जो मैंने आपको कहा था ना, तीन तरह से पॉसिबल है। धनात्मक जब इन फेज हो, ऋणात्मक जब आउट ऑफ फेज हो, शून्य जब एक तरफ तो फेज ज्यादा है, एक तरफ उल्टा विपरीत है। यानी इधर अगर मैक्सिमम है, इधर आपका मिनिमम है, तो शून्य हो गया। ठीक है, सॉरी रिवर्स में जब दोनों तरफ में आपके मिनिमम हो। आगे चलिएगा, इसका उदाहरण लेते हैं अपन। ये आपके यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, ये भी आपके पुस्तकों से है, ताकि जब पुस्तक के पन्ने पलटें तो आपको ध्यान रहे कि कैसे एक्सप्लेन किया था। मैंने एक उदाहरण लिया है एस और पी का, इसमें तीन तरह के आपको बताए हैं। पहले अपन ले लेते हैं पी के ऑर्बिटल का। अभी मैंने आपसे एक उदाहरण दिया था, यहाँ
दो लोब हैं, दोनों में आपके पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटर में बताया है। अगर मैं दोनों के ब्लैक एंड्स को मैक्सिमम मान लेती हूँ तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ में अधिक है, ये इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी और रिजल्ट जो हमारा बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ रही हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मेरा रिजल्ट जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसकी नाभि अगर हम लेते हैं, यानी अतिव्यापन सबसे अधिक हुआ, इन फेज की बात है, ठीक है। इस केस में हमने क्या देखा, घनात्मक अतिव्यापन। अब आप दूसरे लीजिए, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मिल ही नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम 36 के आंकड़े में खड़े हैं। समझ में आता है? एक का तो इधर है, एक का मुंह इधर है, क्या दोस्ती हो सकती है? नहीं हो सकती ना, जब तक कि ये, ठीक है। अब आप भूलोगे नहीं, ऐसे उदाहरण देने पे भूलते नहीं अक्सर। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो फ्रेंडशिप कब होगी, जब आप 63 के आंकड़े में हो। 36 के आंकड़े में तो लड़ाई होगी और यहाँ पे आपका ऋणात्मक अतिव्यापन होगा। इसका शून्य यदि मैं देखती हूँ तो शून्य में आपका जिस एक्सिस पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए वहाँ नहीं है। चलो इसको मैं एक बार बाद में बात करूँगी, कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं एस और पी का, जो अभी मैंने आपको फिर से बताया कि ये ब्लैक एंड हेड मेरा अगर पॉजिटिव है और मैं अगर एस ऑर्बिटल को ला रही हूँ, चूँकि एक्स एक्सिस पे है और एस में होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैक्सिमम होगा। अगर मैं रिवर्स कर दूँ, अधिक वाला इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इधर आ गई और एस मेरा इधर से आ रहा है, तो एस में तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सब जगह है। अब ये शून्य है और ये मैक्सिमम है, ऋणात्मक, जो ये उदाहरण है, ठीक है। अब ये तो हुई हमारी एक्स एक्सिस की बात, यानी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं, यूँ बात कर रहे हैं। अब मैं ले लेती हूँ या तो परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों आपके परपेंडिकुलर हैं, और या इस तरह से। अब मेरा जो सेंटर लाइन है वो तो ऐसे है और ऑर्बिटल मेरे इस तरह से है। मैं अगर ऐसे लूँगी तो आपको ज़्यादा विजिबल रहेगा, ये एक्स एक्सिस है। दोनों की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऊपर ज़्यादा है, नीचे शून्य है। जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, नोडल में तो शून्य है, एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन ऊपर तो एक से हैं, तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी अधिक, तो अतिव्यापन स्ट्रांग हुआ, और यहाँ पे कम हुआ, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यानी इन फेज की बात कर ली, ये भी इन फेज में हो गई, ये भी इन फेज में हो गई, तो हमारा क्या होगा, घनात्मक। रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखेंगे जब एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। घनात्मक आ गया। इसके अगर मैं विपरीत कर दूं, इसका ज्यादा है इसका कम है, इसका ज्यादा है इसका कम है, ऋणात्मक, क्योंकि इसमें भी नहीं हो सकती ओवरलैपिंग, इसमें भी नहीं हो सकती। क्लियर? अब अगर मैं यही चीज मैंने दूसरा लिया है z एक्सिस का, 90 डिग्री पे y एक्सिस और z एक्सिस दोनों में आपकी एक स्थिति है। अब अगर मेरे पास p ऑर्बिटल ऐसे है z और s मेरा मध्य से आ रहा है, तो एक्सिस मेरी कौन सी है, अब ये वाली है ना, x एक्सिस ये है, यानी नोड्स मेरे, नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन की नाभि, सॉरी लोब की नाभि, कक्षक की नाभि मेरी ये होगी। s ऑर्बिटल तो पूरी तरफ से है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक सी है, इलेक्ट्रॉन की संभावना एक तरह सी है। अगर ये इसके तरफ आता है, यहाँ अधिक है यहाँ कम है, लेकिन शून्य में तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसे कहलाएंगे शून्य अतिव्यापन, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि धनात्मक यहाँ हो गया, ऋणात्मक यहाँ हो गया, और इलेक्ट्रॉन ये, अगर ये ऐसे होता, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऐसे आता, ये इलेक्ट्रॉन की अधिक प्रोबेबिलिटी तो धनात्मक, और रिवर्स होते ही ऋणात्मक। समझ में आ गई? और इसको ऐसे करते ही, चूंकि एक्स एक्सिस पे शून्य है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और आने वाला जो ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी शून्य पे चारों तरफ ज़्यादा है, वो इसको कहीं अतिव्यापन नहीं कर पा रही, ये शून्य अतिव्यापन हो गया। इसी तरह से वाई एक्सिस का भी है, मैंने एक ही एक्सिस दर्शाई है। अब इधर वाला जो लास्ट का है, इसको आप देखो, जो टिल्ट है इसका मतलब क्या है, मेरे पास z एक्सिस है, मेरे पास y एक्सिस है। मैं x की बात नहीं कर रही, मैं y की बात कर रही हूँ।
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ये इलेक्ट्रॉन की संभावना अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन की संभावना अधिक है, इधर शून्य, लेकिन नाभिक भी तो शून्य है, शून्य अतिव्यापन। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये 3 तरह के जो होते हैं अतिव्यापन, ये इंपॉर्टेंट। आगे चलिएगा प्लीज। अब कुछ हम इस पे बेस्ड उदाहरण लेंगे जो आपको समझ में आएंगे। अब अपन बात करते हैं इस पे आधारित जो बताई उन्होंने, पॉलिन ने और लंदन ने, कि हमारे पास 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, जो मैंने अभी आपसे कहा, ये वाली बॉन्डिंग का, और जहाँ डबल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग का उदाहरण अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्डिंग का उदाहरण लेते हैं तो, और सिंगल बॉन्डिंग का उदाहरण लेते तो सबसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, H2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक वीबीटी तक आने तक ये नहीं क्लियर कर पाए कि इन आबंधों में भी कोई परिवर्तन है क्या, इन आबंधों में भी कोई डिफरेंस है क्या। उनके हिसाब से तीनों एक से ही हैं, बस पास पास हैं, लंबाई कम हो गई, ऊर्जा अधिक हो गई। लेकिन यहाँ वाले कंसेप्ट में जब अतिव्यापन की बात आई तो वो क्लियर कट पता चला कि नहीं, इनके अतिव्यापन में भी अंतर है। कैसे अंतर है? जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, सिग्मा का जैसे स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ से सिर बना हुआ है, ये इसकी टेल है, यही है, ये इसका सिर बना हुआ है, ये इसकी टेल है। सीधा सीधा अर्थ है, जब सिग्मा बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हेड ऑन कोलिजन होगा, यानी सिरेवार अतिव्यापन होना। और जब सिर से आप भिड़ाओगे तो सबसे अधिक ओवरलैपिंग होगी, सबसे अधिक ओवरलैपिंग होगा, अतिव्यापन सबसे अधिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। क्लियर? और एक बार वापस आगे लीजिएगा, नेक्स्ट। और जब मैं पाई बॉन्डिंग की बात करती हूँ तो कैसे आ रहा है, ये नाभि है, ये एक्स एक्सिस है। जब मैं दोनों को पास लाऊंगी तो लोब ऊपर अधिक है या कम है, नाभि से नाभि का, ये सेंटर से एक्सिस, लेकिन इस तरह से बन रहा है, तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पाई, 2 डंडे हैं, पाई। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। वापस तो सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि एक्सिस के ऊपर जो न्यूक्लियस हैं, 2 परमाणु की नाभि हैं, उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संभावना सबसे अधिक मिलती है। तो जब सबसे अधिक मिलेगी तो सबसे अधिक अतिव्यापन होगा और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। एस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब पी मेरे पास है, यही तो एक्स एक्सिस है, ये सेंटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अधिक है, संभावना यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ये अगर मैं इस कलर से इंडिकेट करूँ। और ऐसे मेरे पास अगर कोई एस स्फेयर शेप का, चलिए ऐसे ये अगर आता है तो क्या होगा, इसके पर अतिव्यापन ज़्यादा होगा। अतिव्यापन ज़्यादा होते ही क्या होगा, यहाँ पे आपका मोटा सा लोब बन जाएगा और वो हमारा सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी। एस का मैंने एक उदाहरण लिया है, 2 हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे थे, इन दोनों हाइड्रोजन की 2 नाभि इंडिकेट किए हैं और ये आपका इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिवर्स मानते हैं, ये दिखाया मैंने ऐसे है, पर इसको क्या बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि दोनों की क्वांटम संख्या एक से नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही अणु बना विपरीत हो गया, पेयरिंग हो गई और ये इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रॉन से चौथे क्वांटम संख्या पे डिफर कर गया। क्लियर? ये यहाँ पे दूसरा उदाहरण बताया और यहाँ हम इसको वैसे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से, सेंटर आपका नाभि है। आगे चलिएगा, ये पी और एस कक्षक की जो मैंने अभी आपको बताया करके दिखाया था, ये अतिव्यापन है। क्यों? क्योंकि दोनों आपके एक्स एक्सिस पे हैं। तो बॉन्डिंग जो बनी हमारी सिग्मा बॉन्डिंग बनी और रिजल्टेंट क्या कहलाएगा अब, एस पी ऑर्बिटल। ना तो हम एस कक्षक कहेंगे ना पी कक्षक, मिला के कहेंगे एस पी ऑर्बिटल। और कैसे होगा, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं फटाफट से। यदि मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है और एक मेरे पास पी है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो मेरे पास बनेगा रिवर्स कर लीजिएगा, इसको मैं आपकी सहूलियत के लिए वैसे ही बना देती हूँ। चलिए, ये कहलाएगा एसपी। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइज होने के बाद इन दोनों की जो शेप थी वो एक सी हो गई। तो हमारे पास कितने बने एसपी ऑर्बिटल, एक एस और एक पी, यानी 2 एसपी। क्यों? क्योंकि दोनों मिले हैं। जब 2 मिलेंगे तो जितनी संख्या मिलेगी उतनी ही हमारे पास ऑर्बिटल होंगे। और इसको हम कैसे लिखते हैं, क्लियर? अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शेप जो है
इस वाले में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, ऊर्जा के हिसाब से इन दोनों की ऊर्जा के मध्य है, यानी इन दोनों का मिला हुआ। इलेक्ट्रॉन अब जितने भी आएंगे उनको ये फर्क नहीं है कि मैं इस वाले sp में जा रहा हूँ या दूसरे वाले sp में जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन आपका s से आया हो या p से आया हो, ये जब हम एक दो उदाहरण लेंगे तब अपने को पता चलेगा। p में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे लीजिएगा। ये एक उदाहरण मैंने लिया आपका F2 मॉलिक्यूल के बनने का। F2 अणु के अंदर जो VBT का कंसेप्ट है उसको अगर हम लागू करें, यहाँ मैंने हीलियम दर्शाया, अंदर वाला कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2s 2p 5, फ्लोरीन है, कितना होना चाहिए 7, 5 + 2 7, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ है। इसका p वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और इसका ये वाला p ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दूँ और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दूँ तो मेरा यहाँ अतिव्यापन बन करके हो जाएगा। यही चीज़ है, ये एक फ्लोरीन का, ये एक फ्लोरीन का, जैसे अतिव्यापन हुआ अब दोनों इलेक्ट्रॉन आपके किस में आ गए, पाई सिग्मा में, p सिग्मा में। क्यों? क्योंकि p शेप के ऑर्बिटल हैं। वहाँ क्या था, sp था, तो p सिग्मा में बन गए। और p सिग्मा का मतलब हुआ हेड ऑन कोलिजन है, यानी x एक्सिस के ऊपर वाले p ऑर्बिटल्स हैं। और मध्य में इलेक्ट्रॉन की ये पॉजिटिव इन फेज होते ही मध्य में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ गए। और वो दो इलेक्ट्रॉन आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पे अब रिवर्सिबल स्पिन होंगे, एक दूसरे के विपरीत स्पिन होंगे। किसको बेटा? इसको अब अपन उदाहरण से देख लेते हैं, एक दो उदाहरण आएंगे, इसमें क्लियर हो जाएगा। आगे चलिएगा। ये एक उदाहरण है, यहाँ मैंने H का और वैसे ही पी लिया था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अपने 2 4 6 7, ठीक है। और टोटल कितना होता है क्लोरीन में, 17। तो अंदर के हमने कौन कौन से छोड़ दिए, 1s2 2s2 2p6 3s2, आ गए यहाँ पे। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन आएगा s में, इसका इलेक्ट्रॉन आएगा p में, और हमारे पास अब क्या बनेगा, sp, क्लियर। तो एक sp, एक s का, एक p का, दोनों ऑर्बिटल बन गए अपने 2 sp बन गए। यहाँ हम सिर्फ फोकस करेंगे एक ही sp पे, क्यों? क्योंकि मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें पेयर अप हो गए हैं। ये कंसेप्ट की बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, MOT में क्लियर हुआ, तो उसको अभी कंफ्यूज नहीं करना। अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे कंसेप्ट रखते हैं, क्योंकि मैं अगर MOT अभी बता दूंगी तो एग्जाम के दौरान पे आप दोनों थ्योरीज को कंफ्यूज कर लोगे। तो सिर्फ अभी इस पे आधार रखो, कितने बने उसको छोड़ दो। फिलहाल ये आधार रखो कि हमारे पास अगर S करेक्टरिस्टिक का कक्षक है जिसकी शेप गोलाई में है और उसकी ऊर्जा P से कम है, और कोई P वाला यानी डंबल वाला शेप का है, उन दोनों को मिक्स करने के बाद एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है, संकरित अवस्था का बनता है, जो ऊर्जा में भी संकरित है और आकार में भी संकरित है। अब जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे, S का इलेक्ट्रॉन और P का इलेक्ट्रॉन, परमाणु के लिए, अणु बनने के लिए वो sp में जाएगा, ठीक है, जिसमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज होंगी, क्लियर। और वो कितने प्रतिशत होती हैं आगे और बताते हैं, पर इसको फिलहाल इतना फोकस करते हैं। आगे चलिएगा, ये शायद एंड ऑफ स्लाइड होनी चाहिए, देखो एक बार ना है। अब अपन बात करते हैं पाई की, जो मैंने अभी आपको बताया। मेरे पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं, इसमें तो मेरे सिग्मा बनेगा, ये हमने देख लिया, क्योंकि नाभि जहाँ पे न्यूक्लियाई है, किसी परमाणु की न्यूक्लियाई अगर वो x एक्सिस के समकक्ष आ रही है तो वहाँ हमारा सिग्मा बॉन्डिंग बनता है। जैसे ही नाभि किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, नाभि आ गई x एक्सिस पे, लेकिन लोब कहाँ है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया z का। अब जब ये अतिव्यापन करेंगे तो नाभि कहाँ है, यहाँ है, और एक्सिस हमारी कौन सी है, ये x एक्सिस है, ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अतिव्यापन x एक्सिस पे तो 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर है और या इलेक्ट्रॉन नीचे है। तो नीचे से 0 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर अधिक है, तो हमारे पास क्या होगा, धनात्मक अतिव्यापन होगा, और वो हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की संभावना 0, इसके ऊपर अधिक, इसके ऊपर कम, लेकिन दोनों फेज में है, इसलिए ऐसी अवस्था को हम कहते हैं पाई बॉन्डिंग। अब आप गौर करो, ये तो इस तरह की है जो साइडवेज ओवरलैपिंग है, और एक मेरी बॉन्डिंग है जो ऐसे है, हेड ऑन है x एक्सिस के ऊपर। तो कोई सिर से सिर जब बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, स्ट्रांग होगी ना इसके मुकाबले, क्योंकि तो साइड से जुड़े हुए हैं।
तो साइड से जुड़ा हुआ यानी पाई बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग के मुकाबले हमेशा कमज़ोर होती है, लेकिन जब दोनों बॉन्डिंग मिलती हैं जैसा कि डबल बॉन्ड, तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। क्लियर? तो जब कंपैरेटिव आया, डिफरेंस दोनों का पता हो, तो मालूम होना चाहिए कि ये तो आपके ऐसे से भिड़ रहे हैं जहां ओवरलैपिंग की संभावना मैक्सिमम है, तो स्ट्रांग होगी। यहाँ आपकी मैक्सिमम हो ही नहीं सकती, एक स्थिति पे आकर के इतनी ही ओवरलैपिंग है। ये पाई है तो ये वाली पाई बॉन्डिंग सिग्मा के मुकाबले हल्की ही पड़ेगी ऊर्जा के आधार पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और, सिग्मा बॉन्डिंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, पाई बॉन्डिंग कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पाई बॉन्डिंग हमेशा सिग्मा बनने के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये छोटे छोटे फंडामेंटल लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। कहीं एग्जाम में कोई पूछ ले कि सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है अकेले, नहीं, अकेले नहीं एग्जिस्ट करेगी। सिग्मा बॉन्डिंग के साथ पाई बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्डिंग अकेले नहीं होगी, जिसमें सिग्मा अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। बच्चे जब एक्सिस के आधार पे कोई अपने लोब्स होंगे तो वो पहले तो वही कोरिलेट करेंगे ना, उसके बाद ही तो आपके साइडवेज एग्जिस्ट करेंगे। भाई मेरे पास अगर एक्स एक्सिस के आधार पे कोई लोब्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो वो सबसे पहले बॉन्डिंग बनाएंगे, फिर बचा हुआ आएगा। तो डबल बॉन्डिंग तो बात तभी आएगी जब पहले हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। इसलिए आगे चलिएगा। यहाँ मैंने तीनों बॉन्ड्स का थ्योरीज का कंपैरिजन किया है कि ये मेरा एक एग्जांपल है H2S। सल्फर कौन से ग्रुप में है? किसके नीचे? क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2p6। ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग 2p4। क्विक आना चाहिए आंसर। 3p4। सल्फर की बात करेंगे तो 3p4, ऑक्सीजन 2p4। मैंने ऑक्सीजन बोला था। तो सल्फर अपना 3p यानी थर्ड शेल की बात होगी, फोर्थ ऑर्बिटल की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो लोन पेयर भी है। अब मैं एक एक को चीज़ देखूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती कि 90 का कोण होना चाहिए। VSEPR थ्योरी जहाँ हमने बात की थी लोन पेयर्स, है ना, लेकिन ये 109 बताया हुआ है। यानी चतुष्फलकीय संरचना, जब मैं लोन पेयर नहीं कंसिडर कर रही हूँ, चतुष्फलकीय संरचना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 109 होना चाहिए, क्योंकि चतुष्फलकीय संरचना है। और एक्चुअली इसका आता है 92.1। ठीक है, तो ये हमें मालूम है क्यों आता है, अतिव्यापन। यहाँ एक क्लियरली मैंने इसको बताया हुआ है कि S आपका S शेप्ड है, H आपका, और S आपका P वाला है। दूसरी बात, S आपका 1S है और S आपका 3P है। देयर इज ए लार्ज डिफरेंस। क्लियर? चलिए आगे चलिए। दिस शुड बी एंड, नेक्स्ट लगा लो। अब ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल के साथ साथ कर रही हूँ, पर ये आपके बॉन्डिंग के चैप्टर में करीब करीब सारी थ्योरीज कवर करती हुई चल रही हूँ, और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए आपको भागना पड़ेगा साथ साथ। इसमें इससे पहले वाला, ये वाला, इसलिए अब आपको जितने आप प्रश्न निकाल सकते हैं, ताकि अपन एक क्लास में सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न रखेंगे, है ना। लीजिएगा पहला 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 सबसे पहला ही। ठीक है, तो अब हमने ये मॉडल पढ़ लिया, हम बात कर रहे हैं VBT पे, है ना। ये चीज़ें अपन ने बात कर ली। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संकरण कक्षकों का स्थानगत लोकलाइज्ड अतिव्यापन, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है ना। परमाणु के संयोजकता कोश एवं संकरण कक्षकों का लोकलाइज्ड होना, लोकलाइज्ड अतिव्यापन होना, ओवरलैपिंग होना। आगे चलिएगा, ये MOT की बात बाद में करेंगे। सिग्मा एंड पाई मैंने बता दिया आपको, ये मैंने सिंपल सी बात बताई थी अभी आपको, जो कहा था सदैव द्विआबंध त्रिआबंध वाले अणुओं में पाई पाया जाता है, और पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, जबकि सिग्मा मिल सकता है ना। ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। कई बार लॉजिकल क्वेश्चन जब पूछते हैं, यही चेक करने के लिए कि आपको फंडामेंटल आइडिया है कि नहीं है। आगे चलिएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जो हमने बात की थी अभी, संकरण क्या होता है। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों, यहाँ मैंने लिखा है लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा समान आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। मिक्स करना, हाइब्रिड करना।
बॉटनी जूलॉजी में हाइब्रिड पढ़ी है ना, क्या होती है, क्या होती है हाइब्रिड? बॉटनी जूलॉजी में नहीं पढ़ा? दो नस्लों को मिलाकर के एक नई नस्ल तैयार करते हैं जिसमें दोनों नस्लों की प्रॉपर्टी होती है, यही है ना। मैं तो केमिस्ट्री के पॉइंट से मोटा मोटा जानती हूँ, ज़्यादा बायोलॉजी नहीं जानती हूँ। तो यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ दो नस्ल क्या हैं, दो डिफरेंट कक्षक। कौन से डिफरेंट कक्षक? एक किसी एक परमाणु से आया, दूसरा किसी एक परमाणु से आया, उनमें आकार का फ़र्क है और उसमें ऊर्जा का फ़र्क है। और उन दो नस्लों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक नई नस्ल मिलेगी जो दोनों की प्रॉपर्टी रखती होगी, हाइब्रिड होगी। ये किस लिए ज़रूरी है? ताकि हम किसी अणु को एक समान आकार दिशा दे सकें, ज्यामिति उसकी रेगुलर हो, डिस्टॉर्टेड नहीं हो, और उसके कोणों को हम सही तौर पे परिभाषित कर सकें। ठीक है, तो ये संकरण क्या होता है, मैंने आपकी किताबों से डेफिनेशन उठाई है समझने के पॉइंट से। आगे चलिएगा, यहाँ एक मैंने उदाहरण ले लिया है। जब हम इसकी बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का अपना क्या है, सबसे सिंपल उदाहरण, दो उदाहरण सबसे सिंपल लिए जाते हैं जब अपन कोई भी एग्जाम्पल किसी तरह से कोट करते हैं। हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट और कार्बन p2 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ 1s2 2s2 2p2, इसको अगर हम देखें तो हम आराम से कह सकते हैं CH2 संभावित है, दिखता है भाई दो इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को भर दो, हो जाएगा आराम से। आगे चलिएगा, अब यहाँ ये देखें तो CH2 संभावित है, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं तो इसमें तो कक्षक खाली है ना, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। और अगर मैं इसको संकरित करती हूँ तो मेरे पास कौन कौन से आएंगे, P3 आएंगे और एक ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आना चाहिए, तभी पॉसिबल है। आगे चेक करो, आगे बढ़, ये आपका मैंने इसमें बताया है। ग्राउंड स्टेट पे आपका S2 1s2 2s2 2p सिंगल सिंगल, ये इलेक्ट्रॉन आपका उत्तेजित अवस्था में आके यहाँ गया। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन समस्या क्या है, ऊर्जा का फर्क। प्लस इसका आकार S है और इसका आकार P है, और P डबल डम्बल है, S आपका स्फेरिकल है। तो ऊर्जा में जो हम कह रहे थे अभी तक कितनी देर से बात कर रहे थे, लग रहा था कि स्फेयर में, हवा में ही बात कर रहे हैं, पर क्लियर कट देखो तो हम ग्राउंड स्टेट से चले 1s 2s 2p। अब 2s 2p दिखने में तो लगता है सेकंड शेल है, लेकिन उस सेकंड शेल में भी ऊर्जा का फर्क है। तो उसको हमें कैसे ओवरकम करना है, इलेक्ट्रॉन को तो हमने उत्तेजित कर दिया, पर अब जो वो तीन इलेक्ट्रॉन p के हैं और एक इलेक्ट्रॉन s का, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, तो अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट लीजिएगा, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, आगे चल लीजिए, तो मैंने यहाँ इंडिकेट किया था उसको। नेक्स्ट लीजिएगा, ये एक बार पहले लो, ये जो ऊर्जा का फर्क है हाइब्रिड होने के बाद, नेक्स्ट लीजिए, हाइब्रिड होने के बाद अब हमारे पास क्या है, समान ऊर्जा वाले। तो ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ दर्शाया गया है, ये कहता है कि सेकेंड शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन वाले s कक्षक एक है, तीन हमारे p हैं, और ये चार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वाले जो होंगे ये कहाँ आ जाएंगे, sp कक्षक में। तो मेरे पास कितने होंगे, चार नए sp3। तुम्हारे जवाब दे चुकी मैं, अब समझ में आ गया तुमको, चार नए sp3 होंगे। तो ये चार हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, चार आएंगे। एक सेकेंड के लिए प्लीज बंद करिएगा, जस्ट फॉर ए मोमेंट। इतने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं जिनको हमें फिलअप करना है, उतने ऑर्बिटल्स को लो, उनको ऑर्बिटल्स को मिला के जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या गिन के नए उतने ही संकरित बनेंगे। तो आप जो पूछ रहे थे कि यहाँ एक कैसे संख्या आई, अब क्लियर हो गया। मेरे पास एक s था, तीन p थे, हम लिखेंगे sp3, जो तीन जो ऊपर लिखा हुआ आएगा s p और 3, ये जो तीन है कायदे से s1 p3 है, ये इंडिकेट करेगा कि मेरा s का तो मैंने एक कक्षक लिया, p के मैंने तीन लिए, लेकिन कितने बने वो हम शुरू में लिखेंगे। तो यहाँ जो मैं आपसे बात कह रही थी, एक s है एक p है, तो मैंने sp लिखा, यानी s1 p1, पर कितने बने, दो। क्लियर हो गई बात। अब ये कहाँ कहाँ जाएंगे, किस तरह से ऊर्जा में फर्क होगा, वो हम बात करते हैं MOT पे, वो यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इनकी संख्या जानते हैं, क्योंकि उतनी संख्या के मुझे ऑर्बिटल प्रोड्यूस करनी है जितने के परमाणुओं के ऑर्बिटल मैंने यूज़ किए हैं। तो जितने इंडिविजुअल परमाणु के कक्षक हैं उन सबको मिला के नए जब कक्षक बनेंगे अणु के लिए, उतनी ही संख्या में होंगे, टोटल संख्या में कहीं परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट लीजिएगा,
यहाँ उसी चीज़ को मैंने रिपीट करके बताया है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब जो मेरे पास ये कार्बन का स्ट्रक्चर आया है जो ग्राउंड स्टेट से फ़र्क है। ग्राउंड स्टेट बीच में आएगा एक्साइटेड, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला गया, और उसके बाद में हमारा आया उत्तेजित अवस्था के बाद संकरित। ये संकरित है जहाँ 1 2 3 4, अभी चारों के चारों आपको कहीं फ़र्क नहीं लग रहा कि एस का था या पी का था। और अगर आप गौर करोगे तो मैं इसमें क्लियर किया है मैंने, एस वाली ऊर्जा से ऊपर है, पी वाली से नीचे। क्लोज टू पी क्यों है क्लोज टू पी? क्योंकि मेरे पास पी के 3 कक्षक हैं। तो जो मेजॉरिटी में है 1/4 एंड 3/4, यही हुआ। तो 1/4 क्या हुआ? माइनॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी। पी कक्षक मेजॉरिटी में है तो ऊर्जा उसकी पी कक्षक की तरफ गई। तो जितनी क्लोज मैंने यहाँ दर्शाया है वो, इसको क्या नहीं आ रहा है कि डिस्प्ले बाहर वाले बच्चों के लिए? क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर उनका कहीं रुक गया हो तो मैं रुक जाती हूँ। तो जो दूर छात्र बैठे हैं वो भी ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम समझाना चाह रहे हैं कि संकरित कक्षकों का की ऊर्जा, आकार भी और ऊर्जा भी। आकार तो इस वाली से क्लियर नहीं होगा, वो हम अगले इसमें लेंगे। ऊर्जा के कंसेप्ट में जहाँ से एक ऑर्बिटल आया है और जहाँ से बाकी के ऑर्बिटल आए हैं, चूँकि इनकी संख्या इसके मुकाबले अधिक है तो ऊर्जा के आधार पर हम यहाँ ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन इनके दोनों के बीच में है। तो संकरित कक्षकों का फ़ायदा क्या हुआ? आकार का फ़ायदा हुआ कि इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन अब कोई से भी 4 संकरित में जा सकते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। प्लस ऊर्जा के आधार पे अब वो कंपैरेटिवली लो ऊर्जा में है, लोअर एनर्जी पे है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मेरे कहाँ थे पहले इंडिविजुअल में? हायर एनर्जी पे। तो स्टेबिलिटी कुछ अचीव की हमने। अब जब ये वापस बॉन्डिंग हो जाएगी किससे? अब हाइड्रोजन के जो 4 हाइड्रोजन हैं एक एक इलेक्ट्रॉन वाले, बड़े आराम से sp3 के साथ अटैच हो सकते हैं। तो जब sp3 के साथ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक आएगा, एक s आएगा, तो वो बड़े आराम से उसको अतिव्यापन कर सकता है, क्योंकि उसका आकार जो है ना तो कम्प्लीटली s है ना कम्प्लीटली p है। तो जो ज्योमेट्री होगी, एंगल होगा, वो बहुत क्लियरली हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये रेगुलर ज्योमेट्री क्यों है, चतुष्फलकीय संरचना में 109.5 ही क्यों आ रहा है। अब हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में क्या कहा था? इस तरह की कोई बात नहीं की थी। उनका तो ये कहना था कि भाई इसका p ऑर्बिटल है, इसका s ऑर्बिटल है और उसका h है। अब कार्बन के s और कार्बन के p में हाइड्रोजन का s बराबर कैसे आ सकता है, रेगुलर ज्योमेट्री कैसे बन सकती है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। समझ में आ गया? तो VBT का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है संकरण का यानी हाइब्रिडाइजेशन का, वो एक क्लियर कंसेप्ट देता है कि हमारे पास जो चारों लोब्स आए हैं वो अब समान ऊर्जा और समान आकार वाले हैं। इसलिए हाइड्रोजन जो बाहर से है, दूसरा परमाणु है, उसका s इलेक्ट्रॉन चारों में से किसी से भी बराबर अतिव्यापन कर सकता है। क्लियर कंसेप्ट? चलिए आगे चलिए। ये मैंने इसको यहाँ 3D में समझाने की कोशिश की है कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाला है, ये कार्बन के संकरित हैं जिसको मैंने वहाँ बताया है। ठीक है, एक S ग्रीन में और 3 आपके नीले और लाल वाले। इलेक्ट्रॉन की प्रबलता अधिक, इलेक्ट्रॉन की प्रबलता न्यूनतम, लाल और नीले रंग से बता के हरा आपका S से, ये सारे मिक्स करके अब मेरे पास एक रेगुलर शेड यानी रेगुलर ज्योमेट्री आ गई है। जो कार्बन के 3 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पीछे की तरफ है इसलिए। ठीक है, ये आपके 4 हाइड्रोजन है। तो पिक, हाँ क्यों नहीं होगा? अब वो sp में sp3 में जा रहा है बेटा। sp3 के अंदर s कैरेक्टरिस्टिक भी है, p का कैरेक्टरिस्टिक भी है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निर्धारित हो गई ना बेटा। मेरे पास सिर्फ एक अकेला s था, उसमें हाइड्रोजन का s तो खूब बढ़िया बनाता है। अब मेरे पास 3 p हैं, उस 3 में x एक्सिस वाले में भी बहुत अच्छा बनता है, y और z तो बना ही नहीं पाएंगे इसके साथ। तो फिर मैं कैसे ज्योमेट्री कह सकती हूँ कि टेट्राहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री है? उस केस में मेरा तो वही हाल हो गया कि एक स्टूल के अंदर एक पाया तो बहुत मजबूत है, दूसरा पाया थोड़ा कम है और बाकी 2 तो बिल्कुल ही गायब है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूनतम है। मैंने अतिव्यापन जब देखा था, जब हमने उसकी बॉन्ड की बात की थी, तो आपकी जो P है ये Y है, Z है, ये S है, तो शून्य था कि नहीं? ऐसे Y के अंदर शून्य था,
तो वो तो पाया ही नहीं रहा। जो वो ही नहीं रहा तो मेरी चतुष्फलक की संरचना तो खराब हो गई। अब मेरे पास जो sp आया है करेक्टरिस्टिक का, उसमें s के करेक्टरिस्टिक भी हैं और p के भी हैं। जब s और p के होंगे तो डेफिनेटली उसमें एक रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, क्योंकि h ऑर्बिटल, h का जो s ऑर्बिटल है वो उन चारों से एक से ही रूप से अतिव्यापन करेगा, चाहे वो अधिक हो चाहे वो कम हो। रेगुलर होगी बेटा, टेट्राहेड्रल शेप होगी। sp की तो हमें मालूम है, s और p का तो हम जानते हैं ना। ठीक है, आगे चलो। ये महत्वपूर्ण लक्षण है जो मैं आपको खूब अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, बढ़िया ढंग से। इनको मैंने पिन पॉइंट बता दिया है, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। संकरण कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर। जो मैं बार बार आपसे बात कह रही हूँ, जितने कक्षक होंगे रिजल्टेंट भी उतने ही बनेंगे, है ना। संकरण कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर। अगर मेरे पास 2 p हैं, एक s है, तो रिजल्टेंट मेरा sp2 3 sp2 ही बनेंगे। और अगर मेरा s और p है तो 2 sp बनेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। संकरण कक्षक सदैव समान ऊर्जा और आकार के, ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। संकरण कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। जो मैंने एक उदाहरण आपको पाए का दिया है वो इसीलिए दिया है कि मेरे पास एक तो बहुत मजबूत है क्योंकि दोनों बराबर से मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई काम करते हैं और एक हम टीम बना के काम करते हैं, तो टीम में अगर हम एक यूनिफॉर्म डिस्कशन रखते हैं और एक अच्छे से अपनी बातचीत को कहते हैं तो शायद वो बहुत मजबूत होगी। और टीम में अगर हम पार्शल रहते हैं, एक को तो पूरी बात बता दी, दूसरे को बिल्कुल अलग रखा, तो वो आपकी टीम वर्किंग शून्य हो जाएगी। तो यहाँ भी हमारी एक तरह से टीम वर्किंग है। जब तक हमारा संक्रमण प्रॉपरली नहीं होगा, हम उसको अतिव्यापन की दृष्टि से पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। संकरण कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिवी में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित हैं। क्यों दिशा आ रही है? क्योंकि हम पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में ओरिएंटेड है, उनकी दिशा निश्चित है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी भी दिशा निश्चित होगी, लेकिन उन सब का मिला जुला होगा। ठीक है, इसीलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति दर्शाता है। क्लियर पॉइंट? आगे चलो, कोई एग्जाम्पल होंगे तो बताएंगे। अब इनकी मुख्य परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले देख लेते हैं। परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक तो है 1 ऑर्बिटल का, यानी पहली वाली पीरियड का, और एक मैंने ले लिया छठी पीरियड का। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा में ही इतना अंतर है कि आप उस इलेक्ट्रॉन को उस कक्षक तक पहुंचाने में जितनी ऊर्जा लगाएंगे उतने में तो आपकी बॉन्डिंग ही नहीं बन पाएगी। क्लियर? संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने कार्बन के केस में सेकेंड वाली शेल में एस और पी में से ही पहुंचाया, और एस और पी में इलेक्ट्रॉन को जंप करना बहुत आसान है बिना कहीं बाहर से उत्तेजना दिए हुए, यानी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगनी चाहिए, और लगे तो बहुत मिनिमम होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि केवल अर्धवृत्त कक्षक ही संकरण में भाग लें। कभी कभी संयोजकता कक्ष के ये बात कब आती है? जब हम जेनन के कंपाउंड की बात करते हैं, जो हम लोन पेयर की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमने संकरण में कहीं लोन पेयर नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा, और फिर भी हम बात करेंगे लोन पेयर की। इलेक्ट्रॉन का युग्म ऐसा कैसा हम उठा लेंगे और संकरित कक्षकों में डाल देंगे। कहाँ से आया? वो लोन पेयर है, जो कि परिभाषित किया था किसने? नहीं, किसने? अब भी इतनी बात की, किसने? सेडविक एंड पॉवेल ने VSEPR में क्या कहा था? बार बार बताया था कि लोन पेयर केंद्रीय परमाणु पे ही रहेगा, बार बार कह रहा था। अब ये केंद्रीय परमाणु पे रहने की बात यहाँ कहाँ से आएगी? यहाँ भी वैसे ही आएगी। अब उसने सिर्फ ये कहा कि केंद्रीय परमाणु के कक्षक पे नहीं है, अणु के कक्षक पे है, लेकिन किस में? संकरित में। यदि मैंने भरे हुए इलेक्ट्रॉन के पेयर वाले कक्षक को संकरण में इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पे वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके संकरित कक्षक में ही आएंगे, यानी अब वो केंद्रीय परमाणु पे स्थायी नहीं रहेंगे। किस में रहेंगे?
संकरित कक्षकों पे रहेंगे, अणु पे, लेकिन यहाँ अणु पे बताने वाली बात नहीं कही इन्होंने, सिर्फ इतना का संकरित कक्षकों पे। जैसे ये कहेगा अणु पे नहीं, अणु पे रहेंगे तो हम आणविक कक्षक की बात करेंगे, MOT, वो बात अभी नहीं आई है। अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन है, अभी सिर्फ समान ऊर्जा समान आकार की बात है और एक निश्चित ज्यामिति की बात है। ठीक है, आगे चलिए। ये कुछ उदाहरण है जो हमने पहले भी पढ़े थे। sp, तब हमने ये चीज़ डिफाइन नहीं की थी, सिर्फ पढ़ा था। अब हम डिफाइन कर सकते हैं। बेरिलियम डाइक्लोराइड के अंदर sp है, 2 sp बने अपने, एक इधर और एक इधर। ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp4 है। नेक्स्ट ले लो, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर बंद करती हूँ क्लास को। मेरी बात किसी क्लास है? आ गए क्या सर आपके? चलिए आगे लीजिए। ये एक उदाहरण है जो आपकी पुस्तकों से ही है। ये हमारा S कक्षक है, ये P कक्षक है। आकार क्लियर है? sp संकरण जो आप पूछ रहे, क्या? हाँ नहीं, रेखी तो है, मैं दूसरी बात बताना चाह रही। ये बार बार आकार पूछ रहे थे कि आकार कैसा होगा मैम जब 2 जुड़ेंगे तो। अब इसमें आप गौर से करो, इससे आपकी स्क्रीन को चोट लग जाएगी। ये छोटा लोब है, ये बड़ा लोब है, दिख रहा है? एक चीज़ को बंद कर दो या मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है, ये ड्रॉ किया हुआ है। ये माइनस, देखिए नाभि में माइनस है, ये प्लस है। नीचे पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये प्लस साइड आ गई, ये माइनस साइड आ गई। ये लोब बड़ा है, इसके साथ में ये इसकी छोटी वाली पूंछ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संभावना 0 मानते हैं हम, कम है। मैक्सिमम ये है। तो क्या हुआ, जब s ऑर्बिटल आया, ये अधिक वाला था, तो ये इसके साथ अतिव्यापन किया और हमारे पास एक ये बन गया। इसी तरह से मेरा दूसरा बना और एक ये बन गया। ठीक है, तो ये संकरित हो गए sp। अब इसके साथ कोई दूसरा जुड़ेगा तो वो x एक्सिस पे अगर s आ रहा है तो आराम से अतिव्यापन हो सकता है। हालांकि फिर आपका संकरित तत्व नहीं बनेंगे, मतलब ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, अब वो सिर्फ अतिव्यापन होगा, क्योंकि आने वाले s ऑर्बिटल का यही देख लेते हैं। चलिए, आने वाले इस p ऑर्बिटल के लिए अब बहुत आसान है कि वो इधर से अटैक करे या उधर से अटैक करे, उसको बराबर तरफ पे ही अतिव्यापन मिलेगा। क्लियर? इसलिए हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो कहीं भी किसी एक तरफ के खिंचाव में नहीं होगी, टिल्ट नहीं होगी। अब वो रेगुलर होगी, जिसमें हमारे पास 180 का कोण होगा, जो मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल भी अलग दिखा दिया कि ये sp के कक्षक बन गए और ये 2 बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे आपके मैंने यहाँ दिखा दिए। और ये हमारा p है, एक क्लोरीन इधर से आ रहा है, एक क्लोरीन इधर से आ रहा है, और दोनों चूंकि क्लोरीन परमाणु अलग अलग हैं, तो दोनों का हम ये मान के चलते हैं कि x एक्सिस के आधार वाला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लीजिएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसी चीज़ को पकड़ूं? ये वाला S हमारे पास है, P है। मैं चलिए इसको बोर्ड पे बताती हूँ ताकि आपको एक चीज़ क्लियर होए। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो, बैठ जाओ बच्चे। मेरे पास एक S कक्षक है, एक P कक्षक है। ठीक है, इसके साथ जब ये जुड़ेगा तो यहाँ जब अतिव्यापन होगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी या इंटरेक्शन होगा, तो मेरे पास क्या बन सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, रिवर्स कर लो इसको, बनाते समय हाथ से ही चलता है, माइनस प्लस। ये P कक्षक है, ये S कक्षक है। एक S आया, एक P आया, तो ये मेरे 2 बनेंगे ना। तो दूसरा मेरा क्या बनेगा? अब मैं इसको और इसको यदि मर्ज कर देती हूं, बन गए 2 sp। क्लियर हो गया? ये आ गया मेरा, दोनों को मर्ज कर दिया। इसी चीज को मैं यहां बता रही हूं आपको। अब मेरे पास 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन मेरे अलग अलग परमाणु हैं, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहती है? 2p5। 2p5 के अंदर क्या होगा? लास्ट वाला p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को मैं xyz कोई भी ले लूं,
फिलहाल मैं एक्स एक्सिस वाला ले लेती हूँ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। दूसरी साइड से भी जब क्लोरीन का आएगा तो यही आएगा, हो गया। अब इस वाले पी को और इस वाले पी को, चाहे वो ये वाला, मान लो ये क्लोरीन ए है और ये क्लोरीन बी है, अब ये क्लोरीन चाहे तो यहाँ से अटैक करे या उधर से अटैक करे, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जो ऑर्बिटल मिला है उसमें एस और पी का बराबर 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो मैं आपसे प्रतिशतता की बात कर रही थी, CH4 में क्या था, 1/4 एंड 3/4, और यहाँ हमारी बात क्या है, एस एक है, पी एक है, डिवाइडेड बाय बराबर बराबर है, तो ये हमारे ऑर्बिटल आ गया ना। क्लियर? ये संक्रमण में ये चीज़ आप बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिए, और लास्ट में जब इससे अतिव्यापन होता है तो ये कन्फ्यूजन नहीं करो कि वापस से अति संकरण होगा, नहीं। हमारा मूलभूत से जो केंद्रीय परमाणु है उसके जितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सिंगल हैं, जिनके अतिव्यापन में यूज़ होना है और बॉन्डिंग में यूज़ होना है, वो सारे कक्षक मिलेंगे, मिलके नए प्रोड्यूस करेंगे। तो केंद्रीय परमाणु पे बॉन्डिंग बनने से पहले संक्रमण कक्षक बनते हैं। अब वो संक्रमण कक्षक समान ऊर्जा और समान आकार वाले हैं। बाह्य जितने और परमाणु उसके चारों तरफ से आ रहे हैं जिनसे बॉन्डिंग बनानी है, उनके लिए वो एक सी तरह का चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। क्लियर? आगे चलो। और एक मिनट, यहाँ जो मैंने दर्शाया सिग्मा बॉन्डिंग, क्यों? क्योंकि मैं किस पे बात करी, दिखाया मैंने Z है, पर Z में इसको ले रही हूँ, इसको नहीं ले रही हूँ। इसका मतलब आपकी प्लेन से हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसको x ले लेती हूँ तो सीधी से अर्थ है, मैंने क्या लिया, प्लेन से परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये भी आपका प्लेन से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन x एक्सिस के 90 डिग्री। तो जब हम एक्सिस लिखते हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको नाम दे दिया है। अगर मैं इसको x, मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखती हूँ, मैंने मान लीजिए वो ऊपर वाला दर्शाया नहीं होता और सडनली मैं z बता देती तो शायद कन्फ्यूजन होता। इसलिए जब भी आप अपनी किताबों में भी जब आंसर करते हैं ऑब्जेक्टिव के अलावा, तो प्लीज़ अपने एक्सेस को डिफाइन करिए, किसको x ले रहे हो, किसको y ले रहे हो, किसको z ले रहे हो। जस्ट फोकस इट, और कोशिश करो कि आंसर बुक में फिर आपका एक तरह का ही डेफिनेशन चले। कहीं से भी हो सकता है। इसको अगर मैं इस संक्रमण के लोब को यूं ले लेती हूँ, इधर से आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है, होगा संकरण कब, जब उसको उपलब्धता होगी। उपलब्धता अगर इधर से नहीं मिल रही तो उधर से आएगा, तो वो मेरी एक्स होगी। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग जहाँ से पॉसिबल है वही है। अगर मैं ये एक्स एक्सिस मांग रही हूँ, यहाँ ऑलरेडी लोब है, तो मैं वाई और जेड लूंगी, उससे पहले तो लूंगी नहीं मैं। आपका कहने का ये अर्थ है कि अगर ये हो गया, इसके पास और उपलब्धता हुई, तो निश्चित तौर पे होगी। कब होगी? जब उधर और उधर जाएंगे और हमारी बॉन्डिंग दूसरी बनेगी, है ना। आगे चलिए। ये sp2, ये मैं तीनों आपको उदाहरण बता दूंगी ताकि अब ये आपको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्लियर है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस वाले डायग्राम से परेशान नहीं होना, मैथ्स का वेन डायग्राम नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। बहुत क्लियर कट है कि मैंने इसको तीनों एक्सिस में प्लस माइनस क्या दिखाया है, पहले गौर करो। एक तो s ऑर्बिटल लिया है और दो मैंने p ऑर्बिटल लिए हैं, है ना। और मैंने दर्शाया है x एक्सिस पे और z एक्सिस पे, ये z ले लिया है, ये x ले लिया है। तो वो जो तुम्हारी बात थी, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही थी, सुधार दिया। एक ये एक्सिस ले लिया, एक इसके परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। तो दो मेरे p हो गए और एक मेरा s हो गया। तो ये जो वेन डायग्राम आपका बना है वो यही है। काले वाला आपका s है, ये अगर आप गौर करो तो ये प्लस और ये गया माइनस, और ये आप गौर करो तो ये माइनस और ये आपका प्लस। क्लियर? तीन ऑर्बिटल हैं, इन तीनों को मिलाने के बाद जो मेरा ऑर्बिटल बन रहा है, ये आपका बीच वाला बना है, ये ठीक है। ये वाला एक कंप्लीट हुआ, ये वाला एक कंप्लीट हुआ और ये वाला एक कंप्लीट हुआ। जो स्ट्रेच लोब होगी वो मैक्सिमम वाली होगी, छोटी वाली होगी वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन की होगी।
ठीक है। और चूंकि 3 संक्रमण कक्षक बनेंगे और हम किस में ले रहे हैं, स्फेयर में, यानी 360 डिग्री पे, तो 120 तो रहेगा ही रहेगा। अब मेरा आकार निश्चित हो गया, यानी केंद्रीय परमाणु के S और P 3 अगर संक्रमण कक्षक बने हैं sp2, तो वो कहाँ आएंगे, वो पहले ही आकार ले लेंगे 360 में, पहले आकार ले लेंगे 120 के कोण पे। अब उसके साथ कोई परमाणु बॉन्डिंग बनाएगा तो निश्चित तौर पे वो इस एंगल पे आएगा। तो मेरे पास क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का फिर वही बात, और वापस सिग्मा बॉन्डिंग। क्लियर। चलिए एक उदाहरण और ले लें, हालांकि वो अपन कर चुके हैं पहले। चलो वो मैं कार्बन का नहीं लिया, इसलिए ये मैंने कुछ आपकी किताबों से ही ली हैं, पर इसको समझाने की दृष्टि से लिया है। और थोड़ा सा आगे अपन जब डी ब्लॉक के तत्वों में बात करेंगे तो ये जो मैंने कुछ पहले लिखे हैं, कुछ बाद में लिखे हैं डी, ये आपको क्लियर हो जाएगा। आता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में कि पहले लिख दिया, पीछे लिख दिया, गलती हो गई मैडम से, मैडम को याद आ गया तो ठीक है। क्या होता है बेटा वो? नहीं, बात सही है, बात सही है तुम्हारी, बाह्य और आंतरिक वाला, इनर डी ऑर्बिटल एंड आउटर डी ऑर्बिटल। लेकिन क्या फर्क है, बाह्य वाला कौन सा है और आंतरिक वाला कौन सा है? ऐसे तो नहीं, मैडम ने जब पहले याद आया तो पहले लिख दिया, फिर उनको बाद में याद आया तो कौन रब करे? यस, आउटर मोस्ट एंड इनर वाला। आउटर मोस्ट नॉर्मली क्या है, मान लो मैं 4th शेल की बात कर रही हूँ, 4th पीरियड की बात कर रही हूँ, तो 4th पीरियड में मेरे पास कौन कौन से आ गए, S, P और D। तो P जब मैं पहुंचूंगी P ब्लॉक में तो D मेरे खाली होंगे, और N-V D 3D भरा हुआ होगा। अगर 3D में यानी स्कैंडियम से जिंक तक के अंदर कोई एलिमेंट में ले रही हूँ, जिंक को छोड़ दो, स्कैंडियम को छोड़ दो, या स्कैंडियम तो ले सकते हैं अपन, जिंक को छोड़ दो, उसके बीच में अगर मैं कॉपर तक का कोई तत्व ले रही हूँ तो मेरे पास क्या है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। कॉपर D9 होता है, उससे पहले जानेंगे तो निकल D8 होता है। तो ऐसा कोई ना कोई हमारे पास D इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। यदि मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ कक्षक को, तो निश्चित तौर पे मैं क्या लिखूंगी, DsP2 3 जो भी लिखूंगी, पर D पहले लिखूंगी। और यदि मैं 4th वाले का 3D भर गया, जिंक ले लिया मैंने या खाली नहीं है, कॉपर ले लिया D9 है, और मैं उसके बाद वाला ले रही हूँ 4S, P और D ले रही हूँ, तो मैं बाद में लिखूंगी, वो कहलाएगा बाह्यतम, जो रनिंग है, जो आउटरमोस्ट शेल है। ये आउटरमोस्ट शेल, ये N-1th शेल। पहले लिखने का मतलब इनर डी कॉम्प्लेक्स, बाद में लिखने का मतलब आउटर डी कॉम्प्लेक्स। इनमें ऊर्जा में भी फर्क होता है और इनके स्ट्रक्चर में भी बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन माइन्यूट फर्क होते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने सिर्फ आपकी दृष्टि से एग्जाम्पल्स लिए हैं। DsP2 जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, निकल D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और D8 को अगर हम स्प्रेड करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं, और वो जहाँ उपस्थित हैं वो बाद में पेयर अप होके एक ब्लॉक खाली कर देते हैं, और वो जैसे ब्लॉक खाली करते हैं वो आपका खाली वाला यहाँ इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, वो स्प्लिटिंग की बात है, डी कक्षकों के कॉम्प्लेक्स की, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात है, वो जब वहाँ लेंगे तो बात करेंगे। यहाँ खाली अब मोटे तौर पर एग्जाम्पल्स को देख लो, एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परमाणविक कक्षक कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं वो मैंने बता दिया, संकरण का कौन कौन सा प्रकार है। अभी तो हमने खाली S और P की बात की थी, यहाँ मैंने D को भी शामिल कर लिया। DsP2, sp3d, DsP3 और DsP3, फिर sp3d2 और D2sp3। इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स। D आपका डबल डंबल है, डबल डंबल के साथ फिर उसकी आकृति भिन्न हो जाती है। वो अपन 1-2 संक्रमण का जो एग्जाम्पल लेंगे ना डी कक्षकों में तब बताएंगे। फिलहाल मोटा मोटा ये फोकस कर लेते हैं। आगे देखो क्या है इसमें। जेनन का एक उदाहरण ले लेती हूँ, फिर क्लास बंद कर दूं। मैं इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी, बस मैं भी थक जाती हूँ। जेनन का एक उदाहरण ले लेते हैं, और जैसे क्यों मैं इसलिए उदाहरण ले रही हूँ क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, अभी तो हम बात कर रहे थे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हालांकि शेड फर्क है, पर क्लियर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। P6 की बात करें, एंड जेनन नोबल गैस है, तो मुख्य तौर पे कैसे डी आया इसमें, अंदर वाले सारे तो भर ही गए होंगे क्योंकि जेनन तक आएंगे तो अंदर सारा भरा हुआ है, यानी N-1 तो 4D तो कम्प्लीटली फिल्ड है। मेरे पास चांस क्या है बाहर वाले डी कक्षक को यूज करने की,
यानी स्प्रेड करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, आगे करिएगा। उत्तेजित अवस्था में जो हमारे पास आएंगे वो आपके ये हो जाएगा। एक बार वापस लो ताकि इनको गिनने में आसानी रहे। 1 2 3 4, ठीक है। और मैं अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करती हूँ, वापस लीजिएगा, नेक्स्ट। तो मेरे पास क्या रहा, 2 मैंने इस्तेमाल कर लिए और मेरे पास कितने आ गए, S P और D। एक S, 3 P और 2 D। तो मेरे पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6 sp3d2 संक्रमित कक्षक, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके वो देखो पूरे ही हैं, इलेक्ट्रॉन की कहीं कमी नहीं है, लेकिन मेरे को सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल गए अब। और सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 1 2 3 4। अब जो मज़ेदार बात है, जो मैंने आपसे अभी बात की थी, ये क्या है, पेयर है। और क्या ये पेयर यहाँ कोई बॉन्डिंग हो उनके जैसे ही होगी, नहीं होगी। क्यों, पहले वाला स्लाइड लो एक बार। मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन और मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन, आगे लीजिएगा, ये दोनों एस से उठा के रख दिए। जेनन के लोन पेयर, जेनन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेनन के संक्रमण कक्षकों में डाल दिया। उठाया कहाँ से था, एक एस से और एक पी से। जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, अगर मैंने संक्रमण ना बताया होता तो मैं कैसे बताती, 5s2 5p2 5p2 के बाद में एक p, दूसरा p और फिर एक d और फिर छठा d। यही करती ना, 4 में अलग अलग इलेक्ट्रॉन बताती है, 2 में पेयर पेयर बताती, और ये कह देती कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। पर उस समय ये क्लियर नहीं होता कि ये लोन पेयर एस पे है, ये लोन पेयर पी पे है। अब क्या है, संक्रमण तत्व बने, संक्रमण कक्षक बने, और संकरण कक्षक बनने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो उनमें से 2 ऑक्यूपाई कर लिए। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ये अब आपके एकाकी युग्म होंगे। और फिर वही बात, लोकेलाइज्ड है केंद्रीय परमाणु पे। बच्चे मुझे भी 4 ही चाहिए ना, मुझे फ्लोरीन के साथ 4 ही लगाने हैं। बहुत सारे बनाता है। मैंने एक उदाहरण लिया है, जेनन के अगर मैं कंपाउंड की बात करने चलूँ तो तुम्हारे कई क्लासेस में हो जाएंगी। मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया है। मैं जेनन F2 अगर लेती तो मुझे इतना स्प्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर मुझे खाली एक पी को अलग करना पड़ता और मेरे पास होता sp3d1, जिसमें एक sp3d1 कितने सारे हो गए, 5 हो गए। उनमें से मेरा 2 को छोड़ दो आप, लास्ट वाला p और d ये छोड़ दो, इन सब में मेरे लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये लोन पेयर यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु का ही है। पहली वाली थ्योरी वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी और वीबीटी में क्या फर्क आया, पहली वाली थ्योरी कहती थी कि लोन पेयर ऐसा कैसा एस में ही पड़ा हुआ है, उसको कोई संक्रमण से मतलब नहीं था, उसको ये नहीं था कि सारे ऑर्बिटल एक से हैं, उसने तो कभी एस का इलेक्ट्रॉन एस में आ गया, पी का इलेक्ट्रॉन पी में आ गया, ये लोन पेयर हो गए जो केंद्रीय परमाणु पर जगह घेर रहे हैं। बात वही है, जगह केंद्रीय परमाणु पर ही घेर रहे हैं, लेकिन कक्षक की नेचर बदल गई है। अब जो कक्षक है वो संकरण है, हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें एस का भी कैरेक्टरिस्टिक है, पी का भी कैरेक्टरिस्टिक है और डी का भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो मेरे पास 6 समान आकार और ऊर्जा वाले कक्षक हैं, जिनमें से 2 तो मेरे लोन पेयर हैं जो केंद्र पे हैं, और केंद्र पे होंगे तो क्या करेंगे, धक्का देंगे, बात वही लागू होगी, वो सबसे अधिक आकार घेरेंगे क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और खुद अपने पेरेंट का है, तो वो जगह पहले लेगा और उसके बाद किसी दूसरे को शेयर करने देगा। नतीजा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के अंदर रेगुलर बॉन्डिंग नहीं होगी, वो अपन आगे देखते हैं यदि मैंने स्ट्रक्चर बनाया होगा तो। चलो ये मैंने आपको समझा दिया। फ्लोरीन की बात करें, जेनन का, वो मैंने कहा ना मैं एक फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रही हूँ, ये फ्लोरीन आ गए आपके, आगे चलिएगा। और ये एक सेकेंड पहले लो, ये एकाकी युग्म, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, आगे चलो। ये तो मैंने वो वाला उदाहरण ले लिया आपका वापस से, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। वो आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, नहीं इसको रहने दो, उस वाली कोई वो एग्जाम्पल को, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो क्लियर है जेनन की। उस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर मेरे 2 लोन पेयर लगेंगे और 2 लोन पेयर कहाँ लगेंगे वो आप बनाना, फिर मैं इसको दिखाऊंगी।
यहाँ मैंने जो आपसे बात की थी, पुराना वाला एग्जाम्पल याद आया? टी स्ट्रक्चर ClF3 बोर्ड पे ही है ना? ये ClF3 के अंदर क्या है देखो, लोन पेयर, ये लोन पेयर की संभावना, ये लोन पेयर की संभावना। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में अब आप देख लो, मैंने कुछ नहीं किया है, हमारे प्लेन में तिकोना है, उसमें मैंने 2 लोन पेयर लगा दिए, पहला वाला स्ट्रक्चर। एक में मैंने क्या किया, एक तो आपका तिकोन पे रहने दिया ट्रायंगल पे, एक मैंने ऊपर या नीचे कहीं भी एक जगह लगा सकते हैं, नीचे लगा दिया, ठीक है। दूसरा मैंने किया, प्लेन को ऐसा रहने दीजिए, बॉन्ड से ऊपर नीचे लोन पेयर लगा दिए। अब आप अप्लाई करो पहले वाली थ्योरी, लोन पेयर इंटरेक्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, और इन तीनों संरचना पे लगा के देखो कौन सा सबसे अधिक स्थायी होगा, और उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि टी शेप स्ट्रक्चर बनता है। लगा लोगे? मैंने दर्शा दिया, बना के लगा लोगे ना। अब तो मैंने कहा था आप बना के लाना, आप लोग नहीं बना के लाए। बनाने में सीधा सा था, मेरे पास 2 लोन पेयर है, उनको मुझे दर्शाना है, कुछ नहीं सूझे तो सबसे पहले दोनों लोन पेयर को ऊपर नीचे लगा दो, लग गया। तो यानी मेरे प्लेन ट्रायंगल के एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। अब दूसरा मुझे एक प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो क्या करूंगी, नीचे वाले को उठा के तिकोन पे लगा देती हूँ, तो मेरा प्लेन के ऊपर या नीचे में से कोई एक जगह आ गया और तिकोन पे आ गया। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तीनों तिकोनों में से कोई एक 2 कोने हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 120 के एंगल पे है, जब तक लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर लगने पे डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन ये है कि मैंने 2 लोन पेयर प्लेन में ले लिए, 2 लोन पेयर प्लेन में, 2 लोन पेयर अबव एंड बिलो लोन प्लेन, एंड 1 ऑन द प्लेन एंड 1 ऑन द डाउन और अप, कोई भी, ये 3 स्ट्रक्चर हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था कौन सी होगी, उस इंटरेक्शन के आधार पे वो आप जस्टिफाई कर लेना, क्योंकि मैं सब चीज़ समझा चुकी हूँ, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। अब आप लोग थोड़ा सा अपना ग्रे मैटर को हिलाओ, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें बहुत सारी हमने कर ली हैं, जब आप अगली कक्षा लेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।